दोस्तों नमस्कार। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, ब्लैक होल पार्टी, माफ करिएगा, भारतीय जनता पार्टी अपने मिशन में तेजी से आगे बढ़ रही है। मिशन क्या है? मिशन ये है पार्टियों को तोड़ना। अभी हरियाणा से खबर आ रही है कि वहां के नेता दुष्यंत चौटाला के कई विधायक और मंत्री रहे लोग बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। हरियाणा में दुष्यंत चौटाला को बड़ा झटका लगा है। जेजेपी के 3 विधायक बीजेपी में शामिल हुए हैं। नारनौल से विधायक रामकुमार गौतम, यानी हरियाणा चुनाव के जस्ट पहले बीजेपी अपना खेला करने में कामयाब होती नजर आ रही है। बीजेपी का फेवरेट खेल पार्टियों को तोड़ना, अपने में मिला लेना, जो सहयोगी हों उन सहयोगियों को खत्म कर देना। अजगर है बीजेपी, ऐसा लग रहा है राजनीति का अजगर है बीजेपी। इसके अतिरिक्त एक बहुत बड़ी न्यूज सामने आ रही है चिराग पासवान की पार्टी से। वही चिराग पासवान जो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी के हनुमान। ये प्रधानमंत्री जी की तस्वीर का इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं है। मैं उनका हनुमान हूँ, मेरे दिल में उनकी तस्वीर बसती है। किसी दिन होगा तो छाती चीर के भी दिखा दूंगा कि मेरे दिल में। लेकिन चिराग पासवान ये भूल जाते हैं कि बीजेपी कभी भी हनुमान को अभिमन्यु बना सकती है और अभिमन्यु बनाकर ऐसे चक्रव्यूह में फंसाएगी कि अभिमन्यु की मौत निश्चित है। आप कितने भी न्याय की बात कर लें, दलित, पिछड़े, आदिवासी की बात कर लें, लेकिन बीजेपी आपको ऐसा फंसाएगी कि आप किसी काम के नहीं रहेंगे, कहीं के नहीं रहेंगे। मैं ये बात इतने दावे के साथ क्यों कह रहा हूं? अगला नंबर चिराग पासवान का है, अगला नंबर लोक शक्ति पार्टी का है, जिसको स्थापित किया था चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान, जिनको मौसम वैज्ञानिक कहा जाता था। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि चिराग पासवान मौसम वैज्ञानिक भी नहीं है। आरजेडी के विधायक यानी राजद के विधायक मुकेश रोशन ने क्लेम किया है कि चिराग पासवान की पार्टी के 5 सांसदों में से 3 सांसद बीजेपी के संपर्क में हैं। इससे पहले चिराग पासवान के चाचा पशुपतिनाथ अमित शाह से मिले थे और बीजेपी बिहार अध्यक्ष से भी मुलाकात कर चुके थे, यानी खेले की शुरुआत हो चुकी है। हालांकि चिराग पासवान ने अमित शाह से मिलकर पासा पलटने की, बाजी बराबर करने की कोशिश की, लेकिन मामला कुछ जमा नहीं। एक समीकरण और बता देता हूं, जदयू यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार की पार्टी की केसी त्यागी ने राष्ट्रीय प्रवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया है। केसी त्यागी जदयू के मुखर नेताओं में से एक थे, लेकिन रहस्यमय परिस्थितियों में केसी त्यागी ने राष्ट्रीय प्रवक्ता से इस्तीफा क्यों दिया, ये एक अबूझ पहेली है। आपको बता दें कि केसी त्यागी और चिराग पासवान में 2-3 समानताएं आपको बता रहा हूं। पहली समानता, वक्फ बोर्ड बिल का दोनों ने विरोध किया। दूसरी समानता, लेटरल एंट्री का दोनों ने विरोध किया। तीसरी समानता, अग्निवीर के संशोधन की बात की और धीरे धीरे केसी त्यागी को साइडलाइन कर दिया गया। आपको याद होगा पिछले साल जदयू के ललन सिंह जो अभी मंत्री हैं केंद्र में, उनको भी साइडलाइन कर दिया गया था। पार्टी अध्यक्ष से इस्तीफा मंगवा दिया गया था। यानी नीतीश कुमार की पार्टी भी क्राइसिस में है, चिराग पासवान की भी पार्टी क्राइसिस में है, जेएमएम भी क्राइसिस में है और बीजेपी का इतिहास रहा है कि जिससे सहयोग लेती है उसको ही खत्म कर देती है। दोस्तों, बीजेपी का इतिहास आज का नहीं है, बहुत पुराना है। लेकिन मध्य प्रदेश चुनाव 2018 आप याद कर लीजिए, गोवा याद कर लीजिए, महाराष्ट्र की स्थिति आप अच्छी तरह जानते ही हैं। 2 पार्टियों को पूरी तरह से विखंडित कर दिया, तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन आज दोनों पार्टियां ही बीजेपी के लिए खतरा बनी हुई हैं। बिहार की 2 मुख्य पार्टियां लोजपा यानी रामविलास की पार्टी और जदयू यानी नीतीश कुमार की पार्टी खुद खतरे में है। इसके अतिरिक्त सपा और बसपा भी खतरे में कई बार आ चुकी है, लेकिन सपा ने इस बार लोकसभा चुनाव में अपना झंडा बुलंद किया है। बसपा की स्थिति, बसपा की हालत आप अच्छी तरह जानते हैं। अब थोड़ा बात कर लेते हैं चिराग पासवान पर। मैं चिराग पासवान पर बात क्यों कर रहा हूँ? आप अक्सर देखते हैं कि चिराग पासवान पौराणिक कहानियां ज्यादा सुनाते हैं, जबकि आप जानते होंगे दलित नेता पौराणिक कहानियों पर बहुत ज्यादा भरोसा नहीं करते। उनका विश्वास ये होता है डेवलपमेंट पर, उनका विश्वास होता है SC/ST वेलफेयर पर। हालांकि चिराग पासवान भी SC/ST वेलफेयर की बात करते हैं, लेकिन उनका मोटा कलावा और मोटा चंदन कई बार ब्राह्मणिकल अप्रोच को भी रिफ्लेक्ट करता है। आपको बता दें कि चिराग पासवान रामविलास पासवान की दूसरी पत्नी के बेटे हैं। दूसरी पत्नी जिनका नाम था रीना शर्मा, एयर होस्टेस थी, ब्राह्मण थी, और उनके ही बेटे हैं चिराग पासवान। रामविलास पासवान की पहली पत्नी जिनका नाम था राजकुमारी देवी, जिनके साथ इनका विवाह 1960 में हो गया था। 13-14 साल के दोनों थे और ये शादी 21 साल तक चली। 1981 में रामविलास पासवान ने इसे तलाक लिया, लेकिन ये बात कब एक्सप्लोज किया? जब 2014 में वो चुनाव लड़ने जा रहे थे। यानी लंबे समय तक रामविलास पासवान ने अपनी पहली पत्नी को ये नहीं बताया कि वो सेकंड रिलेशनशिप में है। एक और बात आपको मैं बता दूं जिससे आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान का जन्म हुआ था 1982 में, 1982 में, जबकि चिराग पासवान की माँ रीना शर्मा से रामविलास पासवान की शादी हुई थी 1983। यानी शादी के पहले चिराग पासवान इस दुनिया में आ चुके थे। मैं इसमें कैरेक्टर में कोई बात नहीं करूंगा, ये मैं इसको नॉर्मल मानता हूं और ये प्रगतिशील समाज का सूचक भी होता है, लेकिन इसमें बात कुछ दूसरी है। इसमें मामला लीगल। भारतीय संविधान में अगर आप हिंदू मैरिज एक्ट के तहत जाएंगे तो एक विवाह ही कर सकते हैं। अगर इस तरह के नियमों का आप उल्लंघन करते हैं तो आपका चुनाव
अवैध माना जाएगा। लेकिन रामविलास पासवान ने अपनी पहली पत्नी से झूठ बोलते हुए दूसरी से अफेयर रखा, उसके साथ बच्चा पैदा किया और बाद में स्वीकार किया 2014 में। इंटरेस्टिंग बात है कि जो सामाजिक न्याय की बात करते हैं, रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान सामाजिक न्याय के ढोल पीटते अक्सर नजर आते हैं। लेकिन इनकी दो बहनें हैं जिनका नाम ऊषा और आशा है, जो पहली पत्नी राजकुमारी देवी की पुत्रियां हैं। इनके साथ लगातार इनका रूखा भूखा बिहेवियर मीडिया में नजर आता रहा है। रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान अगर सामाजिक न्याय की अलग जगाते तो इनको परिवार से शुरुआत करनी चाहिए थी। भीमराव अम्बेडकर साहब कहा करते थे कि अगर सामाजिक न्याय की शुरुआत करनी है, अपने बेटे, अपने बाप, अपनी माँ, अपने कजिन, अपने भाई बहन, अपने परिवार से करिए, फिर धीरे धीरे अपने फलक को समाज के स्तर पर ले जाइए। यदि आप सामाजिक न्याय अपने परिवार में नहीं कर पाते, समाज में क्या ही करें। फिर भी रामविलास पासवान तो मौसम वैज्ञानिक थे, पहले समझ जाते थे कि खेला क्या होने वाला है। लेकिन चिराग पासवान इतने बड़े वैज्ञानिक नहीं। चिराग पासवान राजनीतिक रूप से सूझबूझ से भी काफी पीछे नजर आते हैं रामविलास पासवान की तुलना में, और लग रहा है कि अगला नंबर उन्हीं का है। लग रहा है कि बीजेपी नामक ब्लैक होल में समाने जा रहे हैं चिराग पासवान। चिराग पासवान की पूरी राजनीति आप अगर गौर से देखेंगे बीजेपी के साथ जुड़ने वालों की रही है। आपको बता दूं कि 1975 में इमरजेंसी लगने के बाद भारत में सामाजिक न्याय के पुरोधाओं का बहुत तेजी से उत्थान हुआ था। इन सामाजिक न्याय के अगुआ लोगों में मुलायम सिंह यादव, मायावती, लालू यादव, शरद यादव जैसे नेता शामिल थे। और इन नेताओं ने ओबीसी और SC/ST लोगों में ये चेतना डाली कि आप भी समाज की मुख्यधारा में आ सकते हैं, आप इस शीर्ष पद पर बैठ सकते हैं, वहां पहुंच सकते हैं। मुलायम सिंह की बात की जाए तो मुलायम सिंह कई बार मुख्यमंत्री रहे, मायावती कई बार मुख्यमंत्री रही, शरद यादव एक खुददार और बहुत पढ़े लिखे सामाजिक न्याय के पुरोधा थे, लालू यादव कई बार मुख्यमंत्री रहे, उनकी पत्नी कई बार मुख्यमंत्री रही और नीतीश कुमार भी कई बार मुख्यमंत्री रहे। ये सब 1975 के सामाजिक न्याय आंदोलन से निकले नेता थे और रामविलास पासवान भी उसी पंक्ति के नेता थे। लेकिन चिराग पासवान इस पंक्ति में बहुत पीछे नजर आते हैं। चिराग पासवान के अंदर राजनीतिक समझ भी उस तरह दिखाई नहीं देती जो समझ तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव में दिखाई देती है। चिराग पासवान एक ऐसी पार्टी के साथ लगातार पिछलग्गू बने हुए हैं, उनको अपना सब कुछ मानते हैं, उनके हनुमान बनने का दावा करते हैं, जो पार्टी सांप्रदायिकता की बात करती है, सांप्रदायिकता की राजनीति की बात करती है। आपको याद होगा कि 1984 में बीजेपी ने अपने लोकसभा चुनाव में केवल 2 सीटें जीती थी। लेकिन मंदिर आंदोलन, राम मंदिर के नाम पर बीजेपी लगातार आगे बढ़ती गई, सांप्रदायिकता को बढ़ाने का काम किया। लगातार पिछले एक हफ्ते से मुसलमानों को टारगेट करते हुए जिस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, साफ तौर पर लग रहा है कि बीजेपी का केवल और केवल एक अस्त्र है, ध्रुवीकरण, ध्रुवीकरण, ध्रुवीकरण। और बीजेपी जैसी पार्टियों के साथ जो सहयोगी दल हैं, अगर उनके साथ खड़े हैं, उनका भी मकसद, उनका भी एजेंडा यही हो सकता है, वो सामाजिक न्याय के साथ कभी जा ही नहीं सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो पर, तब तक के लिए नमस्कार।